ठीक है। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन योर ऑल 11 ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर 11 टोटल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिनसे आपकी पूरी बॉडी बनी है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म बने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म वो इन पर बेसिस है। ठीक, अगर ये इन 11 में से कोई एक भी काम नहीं करेगा दैट मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट प्रॉपरली वेल। ठीक है, आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कत है, चाहे इनके कुछ पैरामीटर्स ही क्यों ना हो। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्या बेसिकली बेटे, ये होता हुआ है कि आप जो बाहर यानी इन्वायरमेंट से जो फ्रेश एयर को अपने बाय नोज बाय नेजल कैविटी आप जो एंटर कर रहे हो यानी कि इनहेल कर रहे हो, इन साइंटिफिक लैंग्वेज मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं इनहेल करना। ठीक है, या फिर इनहेलेशन करना। ठीक, उसका इनटेक प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी ने इंटरनली जो टिश्यूज से डेवलप की, ठीक है, उस टॉक्सिन्स कुछ अलग गैसेस प्लस ये CO2 उसको बाहर यानी कि इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। ठीक है, पक्का। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक, इसी फिनोमिना पे पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट फ्रेश और कार्बन डाइऑक्साइड बाय बॉडी। ठीक है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हेल्थ ऑफ बॉडी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक, अब रेस्पिरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज द एज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब आप इसको पढ़ते हो तो पढ़ने के बेसिस पे आप इस फिनोमेना पे काम करोगे। अभी जो मैंने आपको बताया वर्बल बेसिस पे है। ठीक है, कि अगर आप एक ग्रोथ पूछते हैं कि हाँ भाई व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, जो रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस करवाता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ O2 टू CO2 होता है। ठीक है, और इसको प्रोसेस को करवाने वाले को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक, बट आप उसको जो बॉडी के अंदर से पढ़ोगे, ठीक है, इंटरनली भी, तो उस बेसिस पे यहाँ पर बात करेंगे। सेल्स ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूसली यूजिंग ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स एंड ATP प्रोडक्शन। अब देखो आपकी जो बॉडी है, बॉडी जो खाना खाते हैं, खाने से आपको मिलेगा न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिशंस मिलेंगे। ठीक, उन न्यूट्रिएंट्स से और उन न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ठीक है, हम एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस से आपका ATP बनता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये आपके एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, ये आपके एनर्जी की एक फॉर्म है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दे आर द एनर्जी फॉर्म ऑफ योर बॉडी। ठीक, और इसके अंदर आप वो होती कैसे, मतलब स्टार्टिंग में कहाँ से होती है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर उसको पढ़ोगे। अब नाउ ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस CO2 आल्सो रिलीज दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो आपकी बॉडी जो इन न्यूट्रिएंट्स से अपनी बॉडी के अंदर जो काम कर रही है, अब काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे आपने अब कोई बाइक चला रहे हो तो बाइक से धुआं निकलता है, आवाज़ निकलती है, दैट इज उसका वेस्ट पार्ट। ठीक, तो उसको बाहर निकालना भी इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, डस्टबिन बन जाएगी, आप सफोकेटेड हो जाओगे। ठीक है, और वो आपकी जो चीज़ है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या है, आपका CO2। ठीक है, जो किस दौरान प्रोड्यूस होता है, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ O2 एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2 अकर ओनली थ्रू रेस्पिरेशन एंड द सिस्टम दैट परफॉर्म रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि आप जो ये परफॉर्म कर रहे हो पूरी प्रोसेस, जिसमें आप एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकालना, ठीक है, एलिमिनेट करना किसका, O2 सॉरी सप्लाई करना ऑक्सीजन का एंड एक्सक्रीट करना CO2 का, इसको हम बाहर निकाल देंगे। उसको मेडिकल लैंग्वेज में या बायोलॉजिकल लैंग्वेज में एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसको हम सप्लाई कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, कहाँ से, इन्वायरमेंट से। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई की जगह आप इंस्पिरेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेशन की 3 स्टेजेस होती हैं मेनली। ठीक है, और वो कौन कौन सी स्टेजेस है, वो ये है ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन। ठीक, आपने देखा होगा किसी भी रूम में जो कंजेस्टेड हो वहाँ पर एक वेंटिलेटर लगा होता है, ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यानी कि जो गैसेज आपने कार्बन डाइऑक्साइड आप जो उसके अंदर रूम के अंदर बैठे हो बाहर जो निकल रही है आपसे, ठीक है, अब वो विदाउट एनी वेंटिलेशन वो क्या कर रहा है, आपके रूम के अंदर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, जिससे आप क्या होता है, सफोकेट होते हो। ठीक है, इसलिए ताकि आप सफोकेट ना हो जाओ, आपकी जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, वो रूम के अंदर ना रहे, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर इंसानों में वो हो रहा है तो हम उसको पहले ब्रीथिंग बोलेंगे, देन उसके साथ में वेंटिलेशन बोलेंगे। ठीक, अब ये है क्या, इट इज सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स।
ये सारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, और आपके बॉडी के अंदर आपके लंग्स हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, यानी कि O2 और CO2 का, उसको हम बोलेंगे ब्रीथिंग। दूसरा आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि अंदरूनी और रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। आपने बाय नोज इन्वायरमेंट से लिया, ठीक है, और लंग्स के बीच में जो, क्योंकि लंग्स ही आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस की गई वो बाहर लेकर जाएगा, यानी कि बाहर निकालेगा, ठीक है। तो खाली इन्वायरमेंट और आपके लंग्स के बीच में, बट लंग्स तक भी तो कोई लेकर आ रहा है ना कुछ चीज़, ठीक है। तो लंग्स तक जो लेके आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो है आपका ब्लड, ठीक है। ये आपके लंग्स है, यहाँ तक लेकर आने वाला कौन है? ब्लड आपका। अब ब्लड लेकर आ रहा है, बट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपके बॉडी टिश्यूज से प्रोड्यूस होने वाला, तो आपके बॉडी टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेने वाला कौन है? ब्लड। अब उसके रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे फिर? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, यानी कि आपके सेल्स, ठीक। अब आपके ब्लड सेल्स में, आपके ब्लड सेल्स बहुत सारे होते हैं, उनके सबके पैरामीटर होते हैं। मेन जो आपका पैरामीटर वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो आपकी 80% ऑफ ऑक्सीजन है, फ्रेश ऑक्सीजन, उसको जो कैरी करने वाला इंसान है, ठीक है। आरबीसी एक ट्रक है, ठीक है। ट्रक का जो कंटेनर है दैट इज द मेन चीज़, वो है हीमोग्लोबिन आपका, ठीक है। समझ में आ गया? रोक दो डॉक्टर साहब, पूछो। सर वो जो आपने बोला था कि टिश्यू से CO2 निकलता है जो ब्लड कैरी करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड कैरी करता है, वो कौन सा ब्लड होता है? ये पूछनी क्या है? कौन सा ब्लड होता है? एक ही तरह का ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड जिसको बोलते हैं। तो सर CO2 में कह रहा है, O2 में कैरी कर रहा है। देखो ये एक एलियन जैसा मैं इंसान बना रहा हूँ, ठीक है। ये रहे इसके लंग्स, ठीक, और वो इस रूट से कनेक्टेड है आपके लंग्स से, ठीक है। ये जो फ्रेश O2 बाय नेजल कैविटी बॉडी के अंदर एंटर हो गई, ठीक है। अब इस O2 को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने के लिए जो CO2 है, पहले उसका कैरिंग बैग चाहिए, क्योंकि उससे ही एक्सचेंज कर रहा है, ठीक। एक होता है कि आपने खाली गिव कर रहे हो, टेक नहीं कर रहे, बट यहाँ प्रोसेस गिव एंड टेक की, तो CO2 लगेगा। अब यहाँ पर जो ब्लड है मीडिएटर किस चीज़ का? आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, अब आपकी जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, यानी कि आपके स्किन का सिस्टम है, ठीक, वो भी तो टिश्यूज से मिलकर बना ऑर्गन है, और ऑर्गन फिर उसके मिला ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी के अलावा आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव भी है, एक्सक्रीटरी भी है, वो सब टिश्यूज से मिलकर बने हैं, ठीक है। और आपका ब्लड, चाहे आप यहाँ सर फोड़ लो, चाहे आप अपना दिमाग फोड़ लो, चाहे दिमाग से नीचे चले जाओ, आप हल्की से खरोच करो, अगर मारोगे, खुद को इंजरी करोगे, तो ब्लड निकलेगा ना, या पेप्सी निकलेगी? ब्लड निकलेगा। दैट मीन्स ब्लड आपका हर जगह जा रहा है, और हर जगह आपके जो ऑर्गन सिस्टम है, जो ऑर्गन वो टिश्यूज से बने हैं, ठीक। तो वही जो टिश्यूज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए CO2 को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बाद में, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, कि उन्होंने, उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। आपकी बॉडी कंटिन्यूसली वर्किंग करती है ना, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो रेगुलर बेसिस पे आपका तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके टिश्यूज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी के कोने कोने से जो ब्लड है वो इसलिए हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि उसको CO2 वहाँ से लेना है, ठीक है। वो अपना कंटेनर लेकर आएगा, यहाँ पर खाली करेगा, और उसके बदले वो CO2 को सेम कंटेनर में भर के ले जाएगा। अब समझ में आ गया? पक्का? रोक दो। में डिवाइडेड होता है, पहला एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन की नीड होती है, इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता भी है और नहीं भी होता। ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर आता है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला आता है हमारा
नोज या फिर नसल कैविटी। द रेस्पिरेटरी पाथवे बीइंग्स फ्रॉम नोज एंड द कैविटी ऑफ नोज कॉल्ड द नसल कैविटी। जो हमारे नसल रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा फर्स्ट पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है नोज, जिसे बोलते हैं नसल कैविटी। द नसल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन बाय द नोज सेप्टम। ये सेप्टम के जो बीच वाला नोज का पार्ट होता है, ये इसके थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट में। द नसल कैविटी कंटेन स्मॉल हेयर्स दैट एक्ट एज अ फिल्टर फॉर डस्ट। नसल कैविटी के अंदर बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो फिल्टर करने के लिए एयर को और प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट से काम करते हैं। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ नसल चैम्बर कॉल्ड द वेस्टिब्यूल्स। जो नसल कैविटी का अंदर वाला चैम्बर होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। फंक्शन अलाउ एयर टू एंटर इनटू योर बॉडी, ऑल्सो फिल्टर एंड क्लीन द एयर। ये अलाउ करते हैं, जो कहते हैं एयर होती है उसको बॉडी में जाने के लिए फिल्टर भी करते हैं और क्लीन भी करते हैं। और प्रोवाइड एज अ सेंस स्मेल एंड एक्ट एज अ एयर कंडीशनर। ये आपको क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं सेंस में, मतलब स्मेलिंग करने में, और एयर कंडीशनर का एक एयर कंडीशनर की तरह हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा फिनेक्स फेरिंग्स। इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड जीआई ट्रैक एंड अबाउट 12 सेंटीमीटर। ये कॉमन पाथवे होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक और जीआई ट्रैक का, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नोसोफिरिंजेस, ओरोफिरिंजेस एंड लेरिंजोफिरिंजेस। इसका फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड टू ईसोफेगस। इसमें क्या कहते हैं, ये हेल्प करता है मूवमेंट में ईसोफेगस में, ठीक है। फिरिंग्स एम्पलीफाइज द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द लेरिंज। तो 3-4 चीजें क्या पे क्या जो आपका फेनेक्स है, ठीक है, ये कॉमन पाथवे होता है। हम लोग खाना खाते हैं और बैकग्राउंड भी देखोगे जब, तो सेम पार्ट है, ठीक है, जो जुड़ रहा है आगे। और आप जब कुछ चीज़ खाते हो फंदा लगता है आपको, तो आपके नोज से पानी आ जाता है, पानी पीते पीते लग रहा है, दैट मीन्स जो आपका पाथवे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ये अगर आपका और नोज है, ये माउथ है, तो ये आपस में ऐसे जुड़ रहे हैं। समझ में आ गया? अब अगर आप नोज से एयर जो अपने इंटेक कर रहे हो और अब जो फूड है उनका पाथवे सेम है, तो आप खाना खाते खाते सांस नहीं ले पाओगे। पहली चीज़ है, अगर लोगे तो फंदा लगेगा, ठीक। तो उनको आगे फर्दर डिवाइड करने के लिए जो एक कॉमन पाथवे बना है जहाँ पर वो पहले मिलता है, यहाँ पे एक चीज होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एक मसल टाइप होता है। ये आपका मसल है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप मतलब जब ये एयर चलेगा, आपका एयर पाइप में, विंड पाइप आपको ऑन रखना है, तो ये फूड पाइप पे प्लेस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? जब आप खाना खाओगे तो फूड पाइप को क्लियर कर देगा और विंड पाइप को बंद कर देगा, ठीक है। इसका जो ट्रैक है वो एंड खुलता है, जो एपिग्लोटिस का होता है, यानी यहाँ से वो स्टार्ट और एंड होता है, फ्लिप फ्लॉप करता है, ठीक है। अब फेरिंग्स का जो लेंथ है वो कितना लंबा, 12 सेंटीमीटर का है, और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और 3 पार्ट में डिवाइड है। इनका नाम बेटा नेसोफेरिंक्स, ठीक है, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स। ठीक तो बता नहीं, आपने अलग बोला था, फेनेक्स कर रहे थे आप। फेरिंग्स, अच्छा वो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फेरिंग्स। It helps in movement of food to oesophagus and pharynx amplifies the sound produced by larynx. देखो ये वाली लाइन अटक गया मैं। जब आप खाना खाओगे तो आपका जो ये फूड पाइप है जिसको हम बोलते हैं ओएसोफेगस, ठीक है, तो ये मूवमेंट करने को तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि जहाँ आपका जो बाइट है जिसको हम बोलस बोलते हैं, आफ्टर सलाइवा जब उसको मिक्स हो जाता है, तो वो जैसे जैसे पास करता रहेगा वैसे वैसे ही मूवमेंट करता रहेगा, और जैसे जैसे पास होता रहेगा वैसे वैसे ये दोबारा से अपनी पोजीशन लेता रहेगा स्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, ये उस मूवमेंट को, यानी कि इस मूवमेंट को, बोलस की मूवमेंट को, फूड की मूवमेंट को हेल्प करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है ये, ठीक है। तो डायरेक्टली इंडायरेक्टली जो आपका पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उसमें आपकी मेजरली हेल्प करता है। सर क्या पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक, ठीक। और फेरिंक्स दूसरा काम क्या करता है, ये आपकी जो वॉइस है, अब जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस जो है वो लाउड हो रही है, ठीक है, तो आपकी वॉइस को है ना ये मॉड्यूल देता है, पिच देता है, ठीक है, तो कितने ज्यादा होने चाहिए प्रोड्यूस करता है, एम्पलीफाई करता है, ठीक है। और एम्पलीफायर देख तो वॉल्यूम का, तो ये वही है जो इनबिल्ट है, अप एंड डाउन करता है, अप एंड डाउन ही, और
लाउड और लो। लाउड और लो करते हैं, ठीक अप है एंड डाउन लो हो गया। ठीक है ठीक है। अब lymphoid tissue presented pharynx act as a first line defense against poison pathogens। पैथोजेंस मैंने बहुत बार बता रखा है। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो हार्मफुल चीजें हैं जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, वो सब पैथोजेंस होते हैं। ठीक, पॉइजन मतलब जो बाहर के एनवायरनमेंट से जा रहे हैं। अब जो आप एयर ले रहे हो वो एयर बाहर से तो ले रहे हो, तो उनके साथ जो पैथोजेंस ऐड होकर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे, उनको क्या कर देगा? पहला ये डिफेंस बन जाता है, यानी पहली ढाल ये है उनके लिए। फेरिंग्स, ठीक है, नहीं लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू जो प्रेजेंट प्रेजेंट, होता है। हाँ ठीक है, अब इट इज द पाथवे फॉर एयर, फूड एंड लिक्विड। यही फेजेस अभी तक आपने दो पढ़े थे पाथवे किनके? विंड पाइप के और फूड पाइप के। ठीक है, ये उनका मीडिएटर है। ये कॉमन पाथवे दोनों में। कॉमनली तीन के होता है। आप खाना की तो मुंह से खा रहे हो और पानी मुंह से पी रहे हो ना, नाक से पी रहे हो, कोई सा मुंह से पीते हो ना? यस सर। तो तीन पाथवे हो, तीन काम करता है। ठीक है, हो गया, बंद कर दो। चल रही थी वीडियो। हाँ तो भाई लेरिंग्स इट लाई बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। लेरिंग्स कहाँ पर लाई करता है? फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? लेरिंग्स, जिसके बारे में अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, इट मेड अप ऑफ फॉलोइंग कार्टिलेजेस। ये कुछ अलग अलग तरीके के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। पहला आपका थायराइड कार्टिलेज, दूसरा क्रिकोइड कार्टिलेज, तीसरा एरिनोइड कार्टिलेज। ये इन तीन तरीके के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इट कंटेन्स एपिग्लोटिस दैट मेक श्योर द फूड मस्ट बी एंटर इनटू ओएसोफेगस इंस्टेड ऑफ ट्रैकिया। अब देखो, एक होता है आपका विंड पाइप, एक होता है आपका फूड पाइप। ठीक है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं क्योंकि आपका फूड पाइप एक ही है। ठीक है, और आपके नेजल कैविटी जो आप यहाँ पर देख रहे हो सिंगल पाइप जा रहा है। ठीक है, अब अगर आपका जो खाना है, जब खाना खा रहे हो, आपका जो बाइट है, ठीक है, आपने बाइट लिया, अपने माउथ अपनी ओरल कैविटी के अंदर डाला, आपने च्यूइंग करा उसको, उसका बोलस बनाया। बोलस मतलब सलाइवा, और आपने अपने खाने को दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि च्यूइंग से आपका सलाइवा यानी कि थूक है। ठीक है, वो आपके खाने में ऐड हुआ, जिसकी वजह से वो नई चीज बनी बोलस। वो जब एंटर किया आपके ट्रैकिया में, ठीक है, आपके फर्दर जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ताकि आपका जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए और जो आपकी एयर है वो आपके फूड पाइप में ना चला जाए। इसको ध्यान में रखने का और इसको ना होने देने का, यानी कि प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? एपिग्लोटिस। इसका फंक्शन इतना होता है फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसे काम करता रहता है फ्लिप फ्लॉप। जब एंटर करेगा वो अपने आपके विंड पाइप में तो वो बंद हो जाएगा, आपके फूड पाइप को बंद कर लेगा। जब वो एंटर करेगा आपके फूड पाइप में तब आपके विंड पाइप को बंद कर लेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम्स के अंदर। अब फंक्शन ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स प्रोड्यूस साउंड हेंस आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स। ये जो लेरिंग्स है ये साउंड को प्रोड्यूस करता है और इसको हम इसलिए साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेरिंग्स डज नॉट प्ले एनी रोल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन बट एक्ट एज अ पाथवे फॉर एयर। ये जो लेरिंग्स है ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई भी रोल या फिर कोई भी ऐसा छोटा मोटा भी रोल प्ले नहीं करता आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें, पूरे में आपके रेस्पिरेशन में, बट वो क्या करेगा? आपको पाथवे देगा, एक रास्ता देगा कि आप उस प्रोसेस को कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ट्रैकिया। सेम चीज, ये आपके फूड को जो सॉरी एपिग्लोटिस क्या है, वो आपके फूड को एंटर करने से रोकेगा आपके ट्रैकिया के अंदर। नेक्स्ट, ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ट्रैकिया क्या है? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो लगभग आपका एक्यूरेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, यानी उसकी वर्थ होती है। अब इट बिगेन एट लोअर एंड ऑफ फेरेंक्स। ये फेरेंक्स के लोअर एंड से स्टार्ट होता है। फेरेंक्स का है वो रहा। ठीक है, वो आपके फेरेंक्स के एंड से स्टार्ट होता है, लोअर एंड से, यानी कि निचले आखिरी भाग से स्टार्ट होता है। अब इट इज मेड अप ऑफ 60 to 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स। अब देखो, रिंग्स होती है ये रिंग, अगर एक रिंग की बात करें, रिंग तो ये हो गई, ऐसी होती है। ठीक है, बट इसमें लिखा है सी शेप्ड। अब सी होता है तो सी भी नहीं बोल रहा प्रॉपर, वो रिंग भी नहीं बोल रहा, तो जब अगर हम इनको दोनों को मिलाएंगे तो एक तरीके से इस तरीके की रिंग बनेगी। ठीक है, सी शेप्ड रिंग, तो इस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। क्लियर? अब इट इज मेड अप ऑफ
हाइलिन कार्टिलेज, और ये बनता किससे, हाइलिन नामक कार्टिलेज से बनता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड अ क्लियर पाथवे फॉर एयर टू एंटर एंड एग्जिट लंग्स। ये क्या करता है, इसका भी ये काम है, ये एक पाथवे, एक क्लियर पाथवे देता है किसके लिए, एंटरिंग करने के लिए और एग्जिट करने के लिए लंग्स से, किसको, एयर को। ठीक। अब स्मॉल हेयर्स आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ ट्रैकिया दैट कैचेस डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम इनहेल एयर। अब देखो इसका काम क्या है, इसकी जो इनर लेयर है, यानी कि जो ये वाली लेयर्स हैं इसकी, ये इस पे क्या पाए जाएंगे, स्मॉल स्मॉल हेयर्स। अब इन हेयर्स का क्या काम होगा, इन हेयर्स का ये काम होगा, जब भी आप इनहेल करोगे, यानी कि आप सांस अंदर लोगे, तो जो आपके एयर के साथ साथ इम्प्योरिटीज है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो इनसे ज्यादा अटैच हो जाएंगे। ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एयर है उसको प्योरिटी मिल गई, क्योंकि उसने इम्प्योरिटी को वहीं पे अपने ऊपर स्टक कर लिया, अपने ऊपर ही चिपका लिया। ठीक है। नेक्स्ट ब्रोंकीज। ब्रोंकीज, द ट्रैकिया एंड्स अप बाय डिवाइडिंग इनटू टू ब्रोंकीज या ब्रोंकस नेम्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकीज। भाई ये देखो, यहाँ पर आपका ये ब्रोंकीज है, ठीक है, ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। कब, जहाँ पर आपका ट्रैकिया एंड अप होता है, ट्रैकिया जहाँ पर एंड हो वहीं से आपके दोनों ब्रोंकीज डिवाइड हो गए। ठीक, जिसको हम लेफ्ट और राइट ब्रोंकीज बोलते हैं या फिर ब्रोंकस बोलते हैं। दे फर्दर पासेज इनटू कोरस्पॉन्डिंग लंग्स, ये जो लंग्स के कोरस्पॉन्डिंग और ज्यादा फर्दर फैले होते हैं। ठीक है, पास हो जाते हैं आगे। द राइट ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट, जो आपका राइट ब्रोंकस है, यानी कि ये वाला, इस वाले लंग्स में आप जो आपके ब्रोंकस रहेंगे वो थोड़ा सा ज्यादा शॉर्टर रहेगा। ठीक है, प्लस थोड़ा वाइडर रहेगा डायमीटर में। ठीक, और देन लेफ्ट इस वाले से। फंक्शन, इट कनेक्ट विंड पाइप विद लंग्स, इट अलाउ एयर टू पास इनटू लंग्स। ये क्या करेगा, विंड पाइप को आपके लंग्स से कनेक्ट करेगा। ठीक है, प्लस ये अलाउ करेगा एयर को आपके लंग्स के अंदर एंटर करने के लिए। भाई ये जो आपके लंग्स है, इनके अंदर जो एयर एंटर करेगी वो इसकी बेस ही करेगी, सीधी सीधी ये इसका मकसद है बोलने का। ठीक। अब ब्रोंक्यूल्स ऑफ लंग्स, ब्रोंकीज ऑफ लंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस नोन एज ब्रोंक्यूल्स, और bronchioles does not have cartilage, they are lined by cuboidal epithelium। ये जो आपके bronchioles है, ठीक, ये डिवाइड होंगे स्मॉलर ब्रांचेस में। ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये आपकी ब्रोंक्यूल्स है। ठीक, ये लाइन रहेगी, मतलब ये इनके ऊपर अलाइन रहेंगे, क्या रहेंगे, क्यूबोइडल एपिथेलियम। आपके जो सबसे पहली लेयर होगी, चाहे आपके इंटेगुमेंटल सिस्टम हो, उसे एपिथेलियल लेयर बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर आपके हर्ट की पहली लेयर है तो वो आपकी जो हर्ट की सबसे आउटर लेयर उसको एपिथेलियल लेयर बोलेंगे। वैसे ही आपकी जो ये लाइन रहेगी, इस पे क्या रहेगा, क्यूबोइडल एपिथेलियल नाम की लेयर इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी। इसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। Next, truncus bronchioles end up to form alveoli and hence play a major role in pathway of air from bronchis to alveoli। अब देखो, ये आपका एंड पार्ट क्या होता है आपके उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि भाई ये आपके एल्वेलोइज है। ठीक है, यहाँ पर आपका डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस होगी, जिससे आपका O2 चला जाएगा और CO2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके जो एयर का जो लास्ट पाथ में रहेगा वो ये ब्रोंकीज रहेंगे। कौन रहेंगे, ब्रोंकीज। ठीक है, और ये एंड और ये एंड में कनेक्ट किससे रहेंगे, आपके एल्वेलोइज से, इनसे। ठीक है, तो ये सारा आपका एंड का पार्ट करेगा, और ये सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है, क्योंकि यही एंड में क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है, किसकी, एक्सचेंज कर रहा है ऑक्सीजन की प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन कौन से, जो आपने बाय एनवायरमेंट नेजल कैविटी से एंटर करा अपने अंदर, वो इन सब चीज़ों से होकर गुजरा, और एंड में किसको दे दिया उसने, एल्वोलोई को। ठीक है, फिर एल्वोलोई के पास जो लेकर आया आपका ब्लड, क्या लेकर आया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके टिश्यूज ने प्रोड्यूस करी ऑल ओवर बॉडी में से लाया और एल्वोलोई को दे दिया। ठीक है, रोक दे भाई पहलवान, हो गया चालू, चल भाई। Alveoli are known as functional unit of lungs and consist of smaller hollow area for gaseous exchange. They are lined by simple squamous epithelium. They serve for gaseous exchange. There are approximately 300 million alveoli
present in both lungs. They are rich in blood supply. They contain two type of cells. कौन कौन से? न्यूमोसाइट्स, एलोवुलर और मैक्रोफेज। ठीक है। अब एलोवुलर कौन सी होती है, कौन कौन सी? क्या ये ऐसे आपको यहाँ पे दिखाता, पहले वाले मैंने उसमें दिखाया डायग्राम में, ऐसा ये रिच ब्लड सप्लाई होती है। इनका टोटल नंबर अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एलवुली प्रेजेंट होती है। ये बनी किससे होती है? इस पर लैंड कौन कौन क्या होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एपिथेलियम का एक टाइप होता है लेयर का, ठीक है, उससे ये लैंड रहती है, ठीक। और ये क्या करेंगे? ये सर्व करेंगे, यानी कि वे अपना एक जो उनका जॉब है, उनका जॉब ये कहलाता है कि वहाँ पे वो गैसेस एक्सचेंज में सबसे बड़ा अपना भुगतान करेंगी, ठीक। अब दे आर रिच ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की रिच होती है। और ये दो टाइप के होली है, न्यूमोसाइट्स और एल्वोलर मैक्रोफेजिस, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो लाइन रहेंगी ये, जिससे पहले वाला पॉइंट है इसका, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एल्वोलर एक ही सारे के सारे जो लेयर से लाइन रहेंगी किससे? एपिथेलियम से, जो सिंपल स्क्वेमस वाला है, ठीक। ये क्या करेगी? ये सबसे बड़ी सर्विंग करेंगी। सर्विंग किस चीज़ है? गैसेस एक्सचेंज की, ठीक है। इनका जो जॉब है वो गैसेस एक्सचेंज करने का इनका जॉब है। प्लस ये रिच ऑफ ब्लड सप्लाई रखते हैं अपना, ठीक है। इनकी ब्लड सप्लाईज की पूरी रिच रहते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इनका कितना रहेगा? 300 मिलियन। फंक्शन एल्वोलर इस साइड वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। वंस द ब्लड रिसीव ऑक्सीजन इट फर्दर ट्रांसफर इट टू ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपकी इससे पहले मैंने बताया था कि जो आपकी डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस है वो होगी, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होगा कि आपके गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगे। गैसेस कौन से? आपका CO2 चला जाएगा और आपका O2 आ जाएगा। ये जो O2 है फर्दर कहाँ पर सप्लाई हो जाएगा? आपकी बॉडी के ऑल ओवर द सेल्स के अंदर, ऑल ओवर बॉडी के अंदर ये ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और ये होते कब है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। CO2 रोटी की फुल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब लंग्स क्या है? लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। द लंग्स आर पेयर्ड ऑफ स्पॉन्जी एयर फिल्ड cone shaped organ located on either side of chest. They are present in pair, that is left lung and right lung. अब भाई लंग क्या? लंग आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है, क्योंकि सबसे आपका जो मेन जो रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस है वो आपके लंग्स के अंदर ही होगा। ये कैसा रहेगा? थोड़ा स्पॉन्जी होगा, ठीक है। स्पॉन्जी यानी कि इसको आप दबाओगे तो वो दब जाएगा, बट उसको छोड़ोगे दोबारा से वो अपना साइज ग्रैब कर लेगा, ठीक है। और जब आप सांस लेते हो, वैन यू इनटेक द लंग्स, आपका जो है वो क्या करेगा? थोड़ा सा एक्चुअल वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अपना साइज को बड़ा कर लेगा। जब आप अपना सांस छोड़ोगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तब उसको दोबारा से अपनी शेप पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये पेयर में होते हैं यानी कि दो में होता है। यस मैम, होगा तो सही मैम। मैम रिसेप्शन का नहीं है वैसे, बिलो रिसेप्शन का एक मैम चलाना मत। जी, ठीक है। ये पेयर में होते हैं और इनके पेयर को क्या बोलते हैं? लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, ठीक है। लंग्स दो, एक लेफ्ट में एक राइट में। अब लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटे ये PV नहीं है, U है, कंफ्यूज मत होना। प्लूरल, ठीक है, पिविरल नहीं है, प्लूरल। प्लूरल मेम्ब्रेन है और उसका आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं पार्शल प्लूरल, ठीक। दोबारा बोल रहा हूँ, लंग्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो लंग्स की शेप आपकी ये वाली, मैं एक आपका राइट वाला लंग बना रहा हूँ, ठीक। ये डबल लेयर्ड होता है, यानी कि दो लेयर होती है इसकी, एक आउटर मान लो एक इनर मान लो, ठीक है। जो आपका डबल मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। अगर इन दोनों को एक साथ पूछेंगे तो, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ डबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। बट अगर आप बात करोगे आउटर मेम्ब्रेन की, इसमें जो आउटर वाला यानी कि ये वाला कौन सा है? पार्शियल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में क्या बोलेंगे? वाइसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा? मैं उसमें लिख रहा हूँ शॉर्ट में,
पार्शल प्लूरल, और जो बाहर वाला वो कौन सा है, पार्शल प्लूरल। ठीक है, बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन अ फ्लूइड इज प्रेजेंट नोन एज प्लूरल फ्लूइड। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, ये वाला ब्लू कलर का। ठीक है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ब्लू वाला जो है। ठीक, अब द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग, राइट लंग हैज 3 लूब्स वेयर लेफ्ट लंग हैज ओनली 2 लूब्स। अब ये देखो, इस तरीके से आपको है ना, आपके लिवर में पार्टीशंस मिलेंगे। ठीक, जहां पे मिलेंगे आपको, जो आपका लेफ्ट जो लंग है, कौन सा वाला, लेफ्ट लंग, वो स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग, वो जो आपका राइट लंग है उससे थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, और उसके अंदर पाए जाएंगे आपको 2 लूब्स। बट जो आपका राइट लंग होता है, वो बड़े होने के साथ साथ बड़ा हुआ क्यों होता है, उसका रीजन भी समझ सकते हो आप, कि उसमें आपको 3 लूब्स मिलेंगे। क्लियर। अब सरफेस ऑफ लंग्स, अब सरफेस ऑफ लंग्स में क्या क्या होता है, द लंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। लंग्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एपेक्स, बेस, कोस्टल और सरफेस। ठीक है, एपेक्स क्या होता है, नैरो सुपीरियर पोर्शन, जो नैरो सुपीरियर पोर्शन होता है नीचे वाला, इसको बना के बताएंगे आपको। बेटा बोलते हैं एक बार, ये जो ऊपर वाला देख रहे हो पोर्शन, ये आपका एपेक्स है। ठीक है, आपका बेस इंफीरियर पोर्शन यानी कि ये वाला, कोस्टल सरफेस आपका ये मेडिस्टल कोस्टल होता है इसका पूरा नाम। ठीक, और वो ये वाला होता है अगेंस्ट टू सरफेस अगेंस्ट द रिब्स, ये वाली होती है। ठीक है, और सरफेस लेटरल बाउंड्री ऑफ द मेडिस्टियम, ये जो मेडिस्टल कोस्टल जो मैंने आपको बताया ना, ठीक है, ये इसी पोर्शन को कंबाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इनको डायग्रामेटिकली अगर उसको सर्च भी करेंगे ना, तो ये आपको एक साथ दिखेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं मेडिस्टल कोस्टल सरफेस। ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, आया समझ में, पक्का। तुम्हें नहीं आया, जो ये वाला अपेक्स, एपेक्स ये वाला है ऊपर का एपेक्स, जब हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो उसकी चोटी होती है, चोटी को अपेक्स बोलते हैं। ठीक, उसके टॉप पार्ट को, ये पहाड़ होता है वो जिस तरीके से बचपन में बनाते थे, बर्फ पड़ गई बहुत सारी, ये वाली चोटी का जो पार्ट है इसको बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, जो बेस है, बेस है नीचे का, जो नीचे की चीज़ें होती हैं उसको हम बेस बोलते हैं हमेशा। ठीक है, ये क्या है, ये नीचे पोर्शन क्या है, बॉटल का बेस है। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया। अब और आपका जो कोस्टल और सरफेस, ठीक है, इसको मेडी कोस्टल सरफेस, मेडी जो बीच में मिड में होता है ये। ठीक है, मैजिस्टल कोस्टल सरफेस इसको पूरा बोलते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपके क्या होंगे, सेकंड सॉरी थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके यही। क्लियर, पक्का। डायग्रामेटिकली में इसलिए बना क्योंकि वहाँ पर मैं क्लियर नहीं कर पाता उसको। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम ही लिखा है तो मैंने इसको आपको एरो बना के बता भी दिया। दो भी दो, अब तुम खाना वाना खा